बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रिएक्शन टैंक की मैंने तीन टाइप्स आपको बताए थे। एक बैच, एक कंटिन्यूस स्टेट टैंक रिएक्टर और एक फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर। जिस सॉरी फ्लूइडाइज्ड नहीं, ये इसको वो जो प्लग फ्लो, फ्लूइडाइज्ड का मैं बाद में बताता हूँ उसको, जो टाइप्स हैं उसकी। इसमें ये है कि ये जो हमारे पास है अभी, ये जो बैच रिएक्टर है इसकी मैंने आपको दो टाइप्स दी। एक तो सिंपल था कि टोटली 100% बैच प्रोसेस होता है, और दूसरा जो होता है उसमें जो है वो सेमी बैच होता है। ठीक है, ये मैं पहली एक ए जो लिखा हुआ ना उसी का मैं बता रहा हूँ। 100% बैच का ये है कि आपने एक दफ़ा उसमें रेक्टेंट मिक्स कर दिए। रेक्टेंट और प्रो जो मैंने पीछे जितनी आपको चीज़ें बताई थी ना, वो सारी इनमें लगेंगी, और मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा इनका डिफरेंस भी। इसमें ये है कि आपका वो बाहर जैकेट भी लगी हुई है, वाटर इनलेट सारा कुछ लगा हुआ है, गैस पाइप भी लगे हुए हैं, बैफल भी लगे हुए हैं, जे पाइप और जो सारी जिस तरह की भी पाइपिंग है वो सारा कुछ लगा हुआ है। और साथ उसके एजिटेटर भी लगा हुआ, मोटर भी लगी हुई है। ये इसमें भी लगी हुई है, इसमें भी लगी हुई है। इसमें जो है वो एजिटेटर नहीं होता। ठीक है, ये इसमें फर्क है। अच्छा, जो 100% बैच रिएक्टर है उसमें हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को मिक्स कर देते हैं एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और उसमें ना उसमें कोई चीज़ एंटर होती है ना उसमें से कोई चीज़ आउट होती है, बल्कि वो एक खास ड्यूरेशन के बाद वो चीज़ बनती रहती है। और 6 घंटे का बैच होता है, 4 घंटे का होता है, 8 घंटे का होता है, डिपेंड्स। अब जो इसमें है, इसमें दो चीज़ें हैं, दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है कि सॉरी, इसका मैं एक दूसरा सेमी कंटिन्यूस बता। सेमी कंटिन्यूस ये है, इसमें से एक रिएक्टेंट जो है ना वो आप उसमें फिक्स कर देते हैं, और दूसरा जो ए या बी में से कोई एक रिएक्टर जिसमें यहाँ पर फिक्स हो जाए या ज्यादा क्वांटिटी में आ जाए, दूसरा उसमें आता रहता है, और ये फिर उसमें से निकलता रहता है प्रोडक्ट बन के। तो ये मतलब बैच प्रोसेस ही होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा सेमी बैच का कंसेप्ट आ जाता है। सेमी कंटिन्यूस कह लें या सेमी बैच कह लें, एक ही बात है। ये 100% कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। इसके अंदर ये होता है कि आपके रिएक्टेंट आपके आ रहे हैं और प्रोडक्ट आपके बाहर निकल रहे हैं। इसका एक खास मिकदार जो है इसके अंदर हर वक्त रहती है। ए और बी जो रिएक्टेंट है वो भी रहते हैं, और कैटलिस्ट हो। अच्छा, रिएक्टेंट का जो मेन कंसेप्ट है ना, मैंने आपको बताया था कि इसमें रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, उसमें कैटलिस्ट भी होता है, और उसके बाद उसमें टेम्परेचर भी दे सकते हैं, उसमें प्रेशर भी दे सकते हैं। तो ये वाली जो ऑप्शंस हैं ये एक किसी भी रिएक्शन को ज्यादा करवाने के लिए होती हैं। जैसे मैंने आपको अमोनिया की एग्जांपल दी थी, जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिक्स करके हम अमोनिया बनाते हैं। तो उसमें आपने देखा था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी था, टेम्परेचर भी था, और ये चीज़ें फिर हमें यहाँ पर मिलती हैं जब हम रिएक्टर वेसल में, ये लैब स्केल के अंदर, आप लैब के अंदर ये चीज़ें डेवलप नहीं कर सकते। और ये जो बैच रिएक्टर है, ये वाला जो कंटिन्यूस है, इसको हम स्टेट टैंक रिएक्टर भी कहते हैं। इसमें जो है हमारे पास प्रोडक्ट बनती रहती है, और ये जो है वो कंटिन्यूअसली बनती रहती है। मतलब इसमें बैच नहीं है कि 6 घंटे या 8 घंटे। ये एक सर्टेन टाइम पे आप ये काम शुरू करते हैं, और जब तक आपको प्रोडक्ट जितनी चाहिए वो बनती रहती है। लेकिन इसके अंदर हर वक्त कुछ ना कुछ मौजूद रहेगा आपकी प्रोडक्ट के अलावा। रिएक्शन करवाने के लिए कैटलिस्ट भी होगा, रिएक्टेंट भी होंगे, और उसके अंदर चीज़ें मेंटेन करते रहेंगे। और ये जो प्लग फ्लो है ये इसमें भी अच्छा, एक ये है कि ये वाला जो है ना ये सस्ता होता है थोड़ा सा, कॉस्ट इफेक्टिव होता है बैच रिएक्टर। इसकी इनिशियल कॉस्ट जो है इन्वेस्टमेंट कम होती है, लेकिन इसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो एज कम्पेयर टू अदर ज्यादा होती है। यानी कि इसमें एक बैच को बनाना, उसके ऊपर ये मतलब मैं आपको फायदे नुकसान और मैं ये कंपैरिजन बता रहा हूँ तीनों का। तो हम जब ये चीजें ये आज का लेक्चर बीट भी इंक्लूड है, ये मतलब जो जिसने पूछा ये मैं वही बता, ये कोई डिफरेंट चीज नहीं मैं पढ़ा रहा आपको। जो प्रीवियस लेक्चर है ना मैं वही पढ़ा रहा हूँ। मैंने ये स्टार्ट में बताया था। ठीक है, तो चीज का वो नहीं है मसला कि कुछ हम डिफरेंट पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, सॉरी, ये मैं, अच्छा, उसमें फिर हम इसमें जो है, एक मिनट, ये जो है इसमें इनिशियल कॉस्ट जो है वो कम होती है, और लेकिन बैच की कॉस्ट ज़्यादा होती है। और इसके अलावा जो हमारे पास इसके अंदर जो एक और नुकसान है वो ये होता है कि बैच टू बैच वेरिएशन का चांस बहुत ज़्यादा होता है। आपने एक दफ़ा एक बैच बनाया, दूसरी दफ़ा
बनाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन आ जाती है जो कि पहले बैच जैसी नहीं होती, और अगर हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है तो उसके लिए ये सूटेबल नहीं होता। हमें स्मॉल प्रोडक्शन के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर हमने फॉर एग्जांपल एक छोटा बैच है, बैच रिएक्टर है, हमने उसमें 100 बैच लगाने हैं एक जैसे, तो वो उसके लिए बेस्ट आइडिया नहीं होता। फिर हम एक कंटिन्यूअस की तरफ ही जाएँगे ताकि हमें 100 बैच जितना मटेरियल कंटिन्यूअसली रूटीन में सेम क्वालिटी के साथ जो स्टार्ट में थी वही हमें एंड तक मिलती रहे। ठीक है? ये चीज़ है। अच्छा, जो बेड रिएक्टर का कांसेप्ट है वो इन्हीं के अंदर ही है। यानी कि इसके अंदर बेड लगे होते हैं जो जिसके अंदर कोई मतलब रुकावट होती है बेड की तरह से, इस तरह से हम उसके कंक्रीट की कोई चीज़ डाल देते हैं। जैसे मैंने बताया था कि कैटलिस्ट को हम फिक्स कर देते हैं। तो वो जो बेड रिएक्टर हैं वो, या जो फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर, या इस तरह के जितने भी जो आप लोगों को मैंने असाइनमेंट्स दी थी वो इन सब में फिट आएँगे। वो मैं आपको अगले स्टेप में इंशाल्लाह बताता हूँ। फिलहाल इन तीनों का क्योंकि बेसिक जो है वो 3 तरह के ही हैं। बाकी इन्हीं के अंदर ही वो फिट होंगे और उनमें थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा, और वो क्यों फ़र्क आएगा वो मैं आपको बता दूँगा। वो बेशक मैं या आपको जो बताऊँगा वो भी फिर इंशाल्लाह फाइनल में इंक्लूड करेंगे। मैं इसलिए सिर्फ़ पिछले रिएक्शन को ही जो पढ़ा हमने रिएक्टर्स का उसी का ही हम आज कंक्लूड करेंगे। अच्छा, इसका जो है ये जो प्लग फ्लो रिएक्टर है ये आपको पता हॉरिज़ॉन्टल है। इसमें एक तरफ से रिएक्टेंट आते हैं, दूसरी तरफ से निकलते हैं, और ये इस तरह से इसकी मूवमेंट भी हो सकती है, लेकिन इसके अंदर एजिटेटर नहीं होता। इसका जो नुकसान है, फ़ायदा नुकसान दोनों मैं बता दूँ। फ़ायदा ये है कि इसके अंदर जो है ना ये गैसियस किस्म के रिएक्शंस के लिए ये बहुत सूटेबल है। ये दोनों जो हैं ये लिक्विड के लिए ज़्यादा बेहतर हैं। इसमें एक और मसला ये है कि ये इसके अंदर भी जैकेट होती है, डबल जैकेट हीटिंग कूलिंग के लिए। लेकिन इसके अंदर जो रिएक्शन के जो इसकी जो ये जगह होगी, ये जगह होगी, डिफरेंट लोकेशंस पे उसकी कंसंट्रेशन फ़र्क आ सकती है, टेम्परेचर में फ़र्क आ सकता है। यानी कि ये एक तरह का पूरा यूनिफ़ॉर्म नहीं होता। एंड पे प्रोडक्ट निकलती है वो तो हमें वो ज़ाहिर है एक जैसी चाहिए, वो एक अलग, लेकिन ड्यूरिंग स्प्लिट ट्यूब के अंदर हमें एक जैसा चीज़ें नहीं मिलती। ये वाला जो है इसके अंदर हमें यूनिफ़ॉर्मिटी मिलेगी और इसमें हमें चीज़ें मिलेंगी। इसमें जो है कन्वर्जन जो है ये 100% हो जाती है। आई मीन टू से कन्वर्जन जितनी भी होनी है, यानी कि ये डिपेंड करता है आपके रिएक्शन कंडीशंस पे। समटाइम 50% यील्ड आती है, कभी 70% भी आ जाती है, कभी 30% भी आ जाती है। लेकिन जितनी भी यील्ड आती है वो मतलब एक बैच की वो होगी, उसको कंडीशन चेंज करेंगे तो वो यील्ड चेंज होगी। तो कन्वर्जन इसमें कंपैरेटिवली लेस होगी, क्योंकि इसमें तो जो रिएक्टर बन के आगे निकल रहे हैं प्रोडक्ट में वो तो 100% आपको कन्वर्जन जो है बहुत हाई देंगे। यहाँ पर भी कन्वर्जन जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की कन्वर्जन अब ज़्यादा होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि इसकी इनिशियल कॉस्ट कम है, लेकिन बैच प्रोसेस कॉस्ट ज़्यादा है। इस ज़ाहिर है जब आपकी यील्ड भी कम आएगी तो आपकी कॉस्ट भी बढ़ेगी ना। तो यहाँ पर ये है कि इनिशियल कॉस्ट आपकी ज़्यादा ज़रूर होती है 2 तरह के रिएक्टर्स में। लेकिन जो बेस्ट है वो उसका बेनिफिट क्या आपको उसकी जो एक तो बैच टू बैच वेरिएशन से बच जाते हैं, दूसरा आपकी रेगुलर कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट कह लें, पर केजी कॉस्ट कह लें, वो कंपैरेटिवली इससे कम होती है बैच प्रोसेस से, यानी कि कंटीन्यूअस की तरफ अगर मैं बात करूँ। इसके अलावा जो प्रेशर है, इसमें प्रेशर ड्रॉप जो है वो काफ़ी हाई होता है, यानी कि प्रेशर जो है वो तेज़ी से, ये प्रेशर ड्रॉप की बात मैं आपको फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर में ज़्यादा आपको अच्छी तरह से समझ आएगी, अभी आपको समझ नहीं आएगी बैच में, लेकिन वो चलें मैं आपको अभी इसको फिर हम बाद में बताते हैं। अच्छा, उसके बाद यील्ड का भी मैंने आपको बता दिया, और कोई पॉइंट थे जो मैंने नोट किए थे, 1 सेकंड में। कन्वर्जन का भी बता दिया, लिक्विड फेज़, हाँ, ये भी सर मैंने प्लग बता दिया। फ्लो में भी 100% कन्वर्जन होती है। हाँ जी, हाँ जी, इसमें भी हो जाती है, क्योंकि ये जो एक तो गैस फेज़ में ज़्यादातर सूटेबल होता है ना। असल में ये जितने भी रिएक्टर्स हैं ना, ये मैंने पहले भी शायद बताया था कि हमारी जो इंडस्ट्री लगाई है, हम किस तरह की इंडस्ट्री में कौन-सा सूटेबल है, ये इसकी फिज़िबिलिटी बनानी पड़ती है, कि कौन-सी चीज़ हमें जैसे अगर मैं फार्मास्यूटिकल की बात करूँ, तो फार्मास्यूटिकल में छोटा बैच है, तो छोटे बैच के लिए यही सूटेबल है। अगर आप हमारी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं है, तो कंटीन्यूअस में नुकसान होता है उल्टा। बेशक आपको वेरिएशन नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पर जो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और चीज़ें जो बाउंड हो जाती हैं, एंड पे आपको फॉर एग्ज़ाम्पल 1 किलो चाहिए, 10 किलो आपने यहीं पे बाउंड किया हुआ है, तो वो कोई अच्छा आइडिया नहीं होता। ये मैं बताता हूँ, डिपेंड करता है कि, लेकिन एक रेगुलर कंपैरिज़न अगर तीनों का किया जाए, अगर एक जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें 1 लाख टन चाहिए किसी भी चीज़ का, तो अब उस केस में ये तीनों कौन-सा फिज़िबल होगा, इस सेंस में मैं बता रहा हूँ।
इसकी इनिशियल कॉस्ट जो है वो ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, इसकी कम है। ये ज्यादा बैच बनाने हो तो ये सूटेबल है, ये नहीं है। छोटे बैच के लिए सूटेबल है, फार्मास्यूटिकल ग्रेड के लिए सूटेबल है। इसके अलावा कोई चीज हमने टेस्ट करनी है इनिशियली, हमने उसको भी बना के देखना है और ये देखना है कि क्या वो अभी प्रोडक्शन बल्क में इधर लेके जाए कि ना जाए। एक स्मार्ट स्मार्ट किस्म का बैच लगा के आप उसकी क्वालिटीज प्रॉपर्टी चेक करना चाहते हैं तो फिर ये बैच रिएक्टर आपके जो है ना ज्यादा सूटेबल है। तो ये सारी चीजें आपके काम आती हैं कि आपने किस तरह का उसमें फंक्शन लेना चाहते हैं। इसके अलावा एक होता है स्टेडी स्टेट कंडीशंस। तो ये जो है ये अनस्टेडी है, इसके में ये कि वक्त के साथ साथ उसका जो टेम्परेचर और कंसंट्रेशन है वो चेंज होती रहती है। जैसे इसका मतलब क्या है नॉन स्टेडी का, कि स्टेडी का मतलब ये होता है एक हर वक्त जो उसकी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर सेम रहे, इसमें भी रहता है, इसमें भी रहता है, लेकिन इसमें नहीं रहता क्योंकि स्टार्ट के अंदर आपकी प्रोडक्ट रिएक्टेंट ए और बी जब आपने मिक्स किया था तो ए की कंसंट्रेशन थी फॉर एग्जाम्पल 70%, बी की थी और 50%। जब रिएक्शन हुआ तो ए की 20% रहेगी और कम रहेगी, कंसंट्रेशन चेंज होती है, टेम्परेचर भी चेंज होता है क्योंकि टेम्परेचर देते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इसमें से हीट निकलेगी। तो टेम्परेचर भी सेम नहीं रहता इसमें और कंसंट्रेशन भी सेम नहीं रहती। और इसको इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं नॉन स्टेडी। जबकि ये दोनों स्टेडी स्टेट काम करते हैं, यानी कि इसमें कंसंट्रेशन और टेम्परेचर सेम रह सकते हैं क्योंकि जब आप रिएक्शन कंडीशन सेम रखेंगे हाई यील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, कितना टेम्परेचर देना कितना प्रेशर देना तो वो इसके अंदर मेंटेन रखेंगे भी आपको वो प्रोडक्ट मिलेगी ना एक जैसी। और अगर फॉर एग्जाम्पल यील्ड यहाँ पे 70% हुए तो आपने तो वही लेना है जो आगे प्रोडक्ट बनना, बाकी इसी के अंदर ही रहेगा, वो आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट होता रहेगा। सेम इसमें अंदर भी यही चीज है। तो ये एक स्टडी का टर्म जो थी ये मैंने आपको बतानी थी। और इसमें फर्क जो है एक्सपेंशन और एक्सपेंसिव का भी मैंने बता दिया। हीट ट्रांसफर का भी जो सिस्टम है, हीट ट्रांसफर का मतलब है जब आपने हीट देनी होती है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स को तो आप किस तरह से देते हैं, तो वो उसके ऊपर ये चीजें डिपेंड करती हैं कि हीट आप किस तरह से दे रहे हैं। अगर इसके अंदर जो हीट ट्रांसफर है वो कम होता है, इसके अंदर हीट ट्रांसफर ज्यादा होता है क्योंकि एक जगह पे बंद पड़ा हुआ है, इसके अंदर भी हीट ट्रांसफर कम होता है। तो अगर आपने हीट ट्रांसफर अच्छा हीट ट्रांसफर का एक concept जो मैंने दूसरा दिया था जो लास्ट टाइम मैंने बताया था, इसके अंदर जो जैकेट्स लगाई होती हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने उसको अंदर उसको हीट अप करना है तो आपने जैकेट लगाई होती है स्टीम देने के लिए, या उसके अंदर जो मैंने इसके अंदर इसको कहा था कवरिंग करते हैं जो लास्ट टाइम आपको पिक्चर्स भी दिखाई थी। और अगर इसको भी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसको भी, यानी कि जो जैकेट वाला सिस्टम है वो भी सब में हो गया, एजिटेटर भी इसमें हो गया, इसमें एजिटेटर नहीं होता। और जो मैंने आपको चीजें बताई थी बैफल सिस्टम, इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया, इसमें जो कि गैसेज होती हैं इसलिए इतनी शायद उसकी जरूरत पड़े ही ना। और अच्छा जो पाइप जो भी आप लोगों ने क्वेश्चन किया था वो मैंने ये बताया था, जब हमने स्टैटिक चार्ज को अवॉइड करना होता है तो हम यहाँ पे बॉटम तक एक पाइप लेके आते हैं जो कि प्रोडक्ट को उस पर फेंकते हैं क्योंकि जितनी ज्यादा मूवमेंट होती है उससे स्टैटिक चार्ज पैदा होने का चांस होता है, और अगर स्टैटिक चार्ज पैदा होगा तो उससे आग लगने का भी खतरा होता है। और इस आग से बचने के लिए जो प्रिकॉशंस है मैं प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ। मकसद है वो यहाँ पर भी हो सकता है, और यहाँ से जेब मैंने बताया था वो ये बताया था कि यहाँ से इस तरह मूव करके जेब फॉर्म में वो भी इसकी साइडों पे, यानी कि इसकी दीवार के साथ आपको लिक्विड को आराम से फ्लो कर दे या बॉटम के साथ फ्लो कर दे, दोनों सूट में हमारे पास जो है वो चार्ज का मसला हल हो जाता है। अच्छा जो दूसरा इसका आउटलेट था जो मैंने उसका बाईपास पाइप दिया था वो ये दिया था कि जब आप नीचे से बाईपास करवाते हैं तो उसके अंदर इम्प्योरिटीज वगैरह आ जाती हैं, और उन इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए हमारे पास एक अच्छा सिस्टम है कि उसमें से जो स्टीम है वो प्योर स्टीम हम उसमें से निकल जाए या प्रोडक्ट निकल जाए, दोनों तरह से। वो बाईपास ट्रैप जो है ना एक ही रिएक्टर में दो तीन जगह पे भी होते हैं, लाजमी नहीं कि एक ही जगह पे हो। अच्छा इसके अलावा जो डिफरेंस है ये भी मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर चीजें, कोई और पॉइंट में देख लूं कोई शायद हो। अब मेन मेन तो इसके सर अंदर यही कपलिंग है। डिवाइस वगैरह इन तीनों में होती है? कौन सी? कपलिंग डिवाइस, गियर और जो गैसकेट वगैरह थी वो इन हाँ तीनों? जी हाँ जी, वो तो देखिए जब आप इलेक्शन करवा रहे हैं वो तो उसकी बेसिक लवाज बात है ना। जब मैंने आपको बताया कि जब हमें इलेक्शन करवाना है तो उसके अंदर देखें एक रिएक्टर का मतलब क्या है, उसके अंदर आप टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, ठीक है, उसके अंदर आप प्रेशर मेंटेन करते हैं, उसके अंदर आप कैटलिस्ट मैनेज करते हैं, ठीक है। ये तीन चीजें तो मैनेज होनी होनी है। अब तीनों चीजों को मैनेज करने के लिए जितनी मैंने आपको सेसरीज बताई हैं वो तो लगनी लगनी है,
ठीक है, वो तो कोई ऐसी नहीं, यहाँ किसी में वो किस तरह की लगी है। अच्छा, इसके अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी इन्वॉल्व है। अभी खैर चूंकि आपको बेसिक पे पढ़ाना चाहते हो, इनके अंदर डेरिवेटिव इंटीग्रेशन भी है। इसके अंदर हम इसका जो प्रोडक्शन निकालते हैं उसका भी एक तरीका है। लेकिन मैं चलो उस तरफ नहीं जा रहा, अभी सिर्फ आपको बेसिक जो है ना इंट्रोडक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना चाह रहा हूँ कि आपको वो समझ आ जाए। अच्छा, इसके अलावा जो अपने जितने वो बेड रिएक्टर टाइप सी टर्म है ना, वो इसी के अंदर ही होती है। जैसे मैं बताता हूँ आपको कि जो फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर था मेरा ख्याल, उसमें ये होता है कि बेड का मतलब ये है कि यहाँ पर एक पूरी एक लेयर आ जाती है। मैं लाइन लगा के आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताने की कोशिश करता हूँ, अगर हो जाए थोड़ा सा मुझसे। ठीक है, नहीं ये नहीं लगी लाइन। अच्छा जी, एक मिनट। अच्छा जी, यहाँ पर ये हम इस तरह से एक लगा देते हैं लाइन। और ये होती है असल में इसमें जो आपका फिक्स बेड रिएक्टर है ना, उसमें फॉर एग्जाम्पल दो जगह पे लगी होती है, एक ऊपर लग जाती है, एक इस तरह से नीचे। अच्छा, इसके दरमियान जो है ना, इसका ये एक जाली फॉर एग्जाम्पल लग गई है। ठीक है, ये मैं बेड रिएक्टर के कुछ तो मैंने बताया था ना, जैसे फिक्स लाइनें होती हैं लगी, उसके अंदर आप ट्रैप कर देते हैं कैटलिस्ट। मतलब कैटलिस्ट को हम चाहते हैं कि वो आगे ना निकले। उसमें ये होता है कि जैसे हमने यहाँ से साइड से या नीचे से जो है ना उसको हमने इन किया प्रोडक्ट को, ठीक है, यहाँ से इन कर दिया। अब वो रिएक्शन हुआ, अब वो यहाँ पर हुआ, कैटलिस्ट के साथ मिला। अब इसका जो जाली का फॉर एग्जाम्पल आपका कैटलिस्ट मुख्तलिफ शेप के भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ ये मैं उस सूरत में बात करता हूँ कैटलिस्ट हमने फिक्स नहीं किया हुआ, लेकिन इसके अंदर फिक्स कर देते। फिक्स से मुराद है यहाँ इन दोनों एरिया से बाहर कैटलिस्ट ना आ जाए, क्योंकि कैटलिस्ट एक्सपेंसिव होता है। उसमें क्या होता है कि मुख्तलिफ शेप, राउंड शेप के मुख्तलिफ शेप के होते हैं, और उनका साइज जो होता है ना, ये ऊपर फॉर एग्जाम्पल जाली का साइज जो है, अगर फॉर एग्जाम्पल है अपना 10 मिलीमीटर, ठीक है, तो ये जो है कम से कम 15 मिलीमीटर होगा साइज, ताकि उसमें से आर पार ना हो सके। ठीक है, यहाँ पर हम यहाँ तक पूरा एरिया ये कैटलिस्ट, ठीक है। कैटलिस्ट को मतलब हम रिएक्शन में पढ़ते हैं, प्रैक्टिकली कैसे होते हैं मैं वो बता रहा हूँ। अब मैं आपको जब बेड रिएक्टर सारे बताऊंगा ना, उसमें मैं ये सारी चीजें और एक्सप्लेन करूंगा कि कैटलिस्ट किस तरह से कैसे बिहेव करते हैं, पूरी पूरी लाइनें भी होती हैं कैटलिस्ट की। मैं आपको वैसे एक जस्ट फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर का बेसिक सा एक आइडिया देना चाहता हूँ। बेड रिएक्टर जब आप पढ़ते हैं तो उसमें कंफ्यूजन आपको ये होती है कि क्या वो बैच रिएक्टर है या सेमी बैच है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें कैसे होगा, इसमें ये होगा कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ से लगा है, यहाँ से आपका प्रोडक्ट आ रही है, एक तरफ से दूसरी तरफ से निकल रही है। इसमें ये है कि एक ही जगह पे है, जब आपका निकला तो ये इसी के अंदर ही रहेगा फिर कैटलिस्ट, और आपकी प्रोडक्ट बैच में से निकल के बाहर आ जाएगी। यहाँ पे आपने टूटी लगाई है, वह टूटी से आपने अपना प्रोडक्ट निकाल लिया, दैट्स ऑल। और कैटलिस्ट जो है वो अंदर ही रहेगा, कैटलिस्ट तो कीमती होता है। इसमें जो है ना दो तरह के होते हैं, एक में ये होता है कि जैसे फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर यहाँ पे एक लगा हो, रिएक्टेंट आ रहे हैं इसमें से, दूसरी साइड से नहीं निकल रहे। और ये फॉर एग्जाम्पल इसमें भी चलो मैं डबल हूँ आपको, ठीक है, रिएक्टेंट आए इसमें से पास आउट होते गए और आगे निकलते गए। इसमें ये है कि हमें जो प्रोडक्ट के अंदर कैटलिस्ट के ट्रेसेस वगैरह नहीं मिलेंगे, और ये हम कहते हैं फिक्स्ड बेड रिएक्टर। ठीक है, तो जो फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर होता है ये फिक्स्ड बेड हो गया। फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर में एक होती चीज लगी, ठीक है, एक होती है। उसमें ये है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आपका प्रोडक्ट आउटलेट है, यहाँ से आपकी प्रोडक्ट बाहर जा रही है, इसके अंदर चांस होता है कि थोड़ा सा आपका कैटलिस्ट के भी कुछ आगे पार्ट्स आ जाते हैं। इसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा होती है, फिर आगे हमें फिल्टर लगाना पड़ता है इसके आगे, इसको रोकने के लिए कि इसमें से कैटलिस्ट निकले, जाली लगा दी और उसको फिर हम बैक इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, ये एक सिस्टम, थोड़ा सा इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा होती है जो फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर है। और जो फिक्स्ड बेड रिएक्टर है उसके अंदर कॉस्ट कम होती है, यानी कि बेड फ्लूइडाइज्ड फॉर्म में हो। अच्छा, फ्लूइडाइज्ड का मतलब क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। फ्लूइडाइज का मतलब ये होता है कि जब आप एयर प्रेशर के साथ किसी चीज को इस तरह से हवा के अंदर उछालते हैं कि वो पूरी की पूरी हर तरफ से उसके एक्सपोज हो जाती है। समटाइम अच्छा, इसमें ना एक फ्लूइडाइज बेड रिएक्टर में हम ड्रायर भी आते हैं। ये तो एक रिएक्टर है ना, इसके अलावा जो ड्राई हम जब चीजें करनी होती है ना, उसके अंदर भी हम एयर प्रेशर देते हैं और उसको ड्राई करते हैं, मॉइस्चर उसमें से खत्म करने के लिए। और ये ज्यादातर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में फ्लूइडाइज ड्रायर भी होते हैं। तो वो जो फ्लूइडाइज ड्रायर होते हैं उसके अंदर भी प्रोडक्ट पूरी ड्राई हो जाती है, और फिर हम उसको ठंडा करके उसमें से निकाल लेते हैं।
और जो इस तरह से है पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके अंदर से रिएक्शन उसके अंदर होगा फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर में, वो कंटिन्यूस में भी हो सकता है, फिक्स में बैच में भी हो सकता है। इसलिए वो चीजें मैंने आपसे जो कहा था ना, जो आपको रिएक्टर की टाइप्स हैं, वो इन्हीं तीनों के अंदर ही कहीं ना कहीं फ्लोट कर रही होंगी। ये नहीं है बेसिक टाइप्स ये तीन है। अब आपका reactor इनमें से किस टाइप में आता है वो हमें देखना है। कुछ चेंजेस भी हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड है या उन वो थोड़ा सा मैं उसमें बता दूंगा, लेकिन वो अगर आप देखेंगे तो बेसिक कंसेप्ट इन्हीं के इर्द गिर्द ही घूम रहा होगा। तो उम्मीद है कि आपको, मैं इसी पे रुकता हूँ, मतलब आपको ज्यादा नहीं मैं पढ़ाना चाहता। आपको जितने मैंने प्रीवियस लेक्चर दिए उसी के एक्सटेंशन है, उसका डिफरेंस है, और इसी पे रहें। हम इंशाल्लाह मिड के बाद फिर इसको मजीद आगे डिटेल से लेके जाएंगे। इसके दौरान इनमें से किसी को आपको कोई डिफरेंस या किसी चीज में समझ नहीं आई तो आप बेशक वो पूछ लें, वो मैं आपको बता देता हूँ। सर एक क्वेश्चन है। जी जी बोले। आपने कहा था आपने कहा था कि जो प्लग फ्लो है उसमें कंसंट्रेशन वेरिएशन आ जाती है जगह जगह, मुख्तलिफ जगह। जी फिर जी आपने एक पॉइंट लिखवाया था कि इन तीनों में जो कंसंट्रेशन है और टेम्परेचर है, यानी जो बी वाला और सी वाला है, उसमें टेम्परेचर और कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है, जबकि ए में चेंज होती है। जी तो जी। पहले हमने ये नहीं पढ़ा कि वेरिएशन आ जाती है? नहीं 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 नहीं, मैं आपको उस बिल्कुल, आपका क्वेश्चन जो है ना वो सही है, वो मसला ये नहीं है। मसला ये है जो एंड पे जो प्रोडक्ट है ना, वो उसकी कंसंट्रेशन मैं चेंज नहीं कह रहा। मैं जब कहता हूँ कि ड्यूरिंग, फॉर एग्जांपल ये एक रिएक्टर है, मैं इसमें हाइलाइटर अपना लगा रहा हूँ। देखें, इस जगह पे एक आपका प्रोडक्ट है, एक इस जगह पे है, इस जगह पे, इसकी हर जगह पे पूरे पाइप के अंदर, सिर्फ मैं बता रहा हूँ, वेरिएशन होगी कंसंट्रेशन की भी और टेम्परेचर की, पाइप के अंदर। फाइनल प्रोडक्ट की बात नहीं मैंने की, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट जो है वो हमें यूनिफॉर्म ही मिलेगी, इसमें भी, और फाइनल प्रोडक्ट इसमें भी यूनिफॉर्म ही मिलेगी। अगर प्रोडक्ट यूनिफॉर्म नहीं मिलती तो हमारे रिएक्टर का कंसेप्ट ही खत्म हो जाता है हमारा, वो तो बिल्कुल चीज बनेगी नहीं ना, वो तो आउट ऑफ बिल्कुल, मतलब फायदा क्या उसका फिर, अगर हमें वेरिएशन मिलेगी। मैंने विद इन द रिएक्टर बात, इसमें भी वेरिएशन है, इसमें भी कभी टेम्परेचर कुछ हो रहा है, कभी कुछ, इसके अंदर टेम्परेचर की और कंसंट्रेशन की काफी हद कांस्टेंट होगी। नहीं होगी तो कैसे वो रिएक्शन पूरा होगा, ठीक है। इसके अंदर उन चीजों को हम मेंटेन करते हैं, जो कंटिन्यूअस है। और कोई बात थी इसके अलावा या यही था आपका पॉइंट? सर बस यही था। हाँ जी, और किसी ने पूछना तो पूछें, बेशक आप दोबारा भी एक बात पूछ सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आपने सर पूछ लिया। जी जी बोलिए। सर जो बेस्ट रेजिडेंस टाइम है वो थर्ड वाले का है। देखिए, वो रेजिडेंट टाइम डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट पे। वो तो अगर आपका जो उसका क्या उसका नाम है, ये जब हम बात करते हैं इसकी प्लग फ्लो की, तो उसके अंदर वो पाइप की लेंथ कितनी है, और दूसरी बात ये कि आपने उसका प्रेशर कितना रखा है, और तीसरी बात ये कि आपने उसको किस तरीके से आगे लेके चल रहे हैं। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर मिक्सिंग, आपको उसकी रोटेशन कैसे चल रही है, आपने कितनी देर उसका, फॉर एग्जाम्पल उसका रिएक्शन टाइम ही मतलब है ही 10 मिनट का, तो वो ज्यादा टाइम आपने क्यों रखना अंदर, वो आपके रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की रिएक्टिविटी, उसकी सारी चीजें इसमें मैटर, ये एक नहीं है इसमें। हम जब ये सारे रिएक्टर चीजें पढ़ लेंगे ना, फिर हम हर रिएक्टर में किसी खास इंडस्ट्री को भी पढ़ेंगे, ताकि हमें ये वाली जो आपकी कंफ्यूजन है ये दूर हो जाएगी, इसमें हम कितना टाइम देते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि एक ही प्रोडक्ट को तीनों तरह की टाइप के रिएक्टर में अगर हम बनाना चाहें तो कौन से फायदा है, किसमें नहीं, ये है असल टेक्निकल नॉलेज जो मैं आपको डिलीवर करना चाहता हूँ। तो इंशाल्लाह ताला वो भी हम करेंगे। अभी जो जितना बताया इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप बेशक पूछें, और अगर ये भी आपका सवाल एड्रेस हो गया तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं हुआ तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं कि आपको कोई समझ नहीं आई तो। सर इसमें से जो फर्स्ट वाला है उसको हम लोग लैब स्केल के लिए, और जो सेकंड और थर्ड है वो बल्क प्रोडक्शन के लिए यूज करते हाँ हैं, जी, तीनों हो सकते हैं। बिल्कुल। आप बल्क प्रोडक्शन में मैंने यही बताया कि जो पहले वाला है वो लैब स्केल पे भी सही है, और बल्क के लिए भी सही है। अगर आपकी रेक्टेंट की कॉस्ट बहुत ज्यादा है और आपको छोटा बैच बनाना है, अगर हमने ज्यादा बल्क प्रोडक्शन करनी है इस तरह की प्रोडक्ट की, कि फॉर एग्जांपल हमें एक जैसे कई बैच चाहिए, तो वो जाहिर है कंटिन्यूस ही बेहतर रहेगा ना, उसमें भी छोटे बैच बनाते रहें। अब जैसे मुझे 10 टन की प्रोडक्शन चाहिए, मैं 100 किलो के बैच लगाता रहूं,
तो टाइम भी ज़ाया होगा और कॉस्ट भी ज़्यादा उस पे आएगी और बैच टू बैच वेरिएशन भी आएगी और वो एंड पे जो प्रोडक्ट है वो एक बैच की दूसरे बैच से कभी भी नहीं मिलती। ये तो मेरा प्रैक्टिकल इंडस्ट्री में खुद एक्सपीरियंस है। हम बाहर से जब केमिकल इंपोर्ट करते हैं तो उस पे बैच नंबर लिखा होता है और अगली दफ़ा इंपोर्ट करते हैं बैच नंबर डिफरेंट है तो सम कुछ मतलब बेसिक एक्सेप्टेबल रेंज में वेरिएशन होती है, लेकिन वेरिएशन फिर भी आती है। जी, किसी और ने कुछ पूछना हो? आपको अगर आपने 5 वीडियो वो देख लें और आज का लेक्चर भी मैं अपलोड कर दूं, ये देख लें तो ये रेक्टर का यही है। इसके बाद जो हमारी क्लास में लेक्चर्स हुए हैं वो आपके सिलेबस में है, जिसमें हमने इंडस्ट्री की टाइप्स पढ़ी और हमने फार्मास्यूटिकल की और सारी उसमें हायरार्की कैसे होती है, हायरिंग फायरिंग का सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन कैसे डेवलप होती है और एक स्टार्ट से अगर एक लेमैन है जिसको ये नहीं पता इंडस्ट्री होती क्या है, इंडस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट कौन से होते हैं, कहाँ से हमने स्टार्ट किया, ग्राउंड से स्टार्ट किया, फैक्ट्री लगी, उसके अंदर फ्लो उसकी डायग्राम कैसे बनती है, इंजीनियर्स क्या करते हैं, एचआर का क्या काम है, ये सारा कुछ हमने क्लास में पढ़ा है। मजीद किसी को उसके बारे में भी कोई कंफ्यूजन हो, क्लास में जिन बच्चों ने नोट्स बनाए वो दोबारा से एक दफ़ा शेयर कर दें ताकि बाकी बच्चे पढ़ लें। और इसके अलावा एग्ज़ाम से पहले तक जिसको जब मर्ज़ी किसी चीज़ का मसला हो मुझसे जब मर्ज़ी क्वेश्चन करें। आपकी तैयारी होनी चाहिए, आपको नॉलेज आना चाहिए, मिड अच्छा दें तो आपका इंशाल्लाह ताला रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। उसमें आप कोई भी कन्फ्यूजन हो आप बिला झिझक मुझसे पूछिएगा और उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन अभी पहले खुद पढ़ के फिर कीजिएगा। ये नहीं कि आप पढ़ें ना और एक्सक्यूज मी उसके सर, बाद परेशान हो। जी, जी पूछें कोई क्वेश्चन? जो हमने क्लास में पढ़ा था अभी जो आपने नाम लिया है हायरिंग फायरिंग और ये एचआर वगैरह, जी, जी। अगर आपके पास इसके रिगार्डिंग भी कोई वीडियो है यूट्यूब पे तो आप उसका मैंने भी नहीं लिंक वो शेयर कर दो। उसकी वीडियो मैंने ऑनलाइन नहीं पढ़ाया हुआ है, वो मेरे पास होती तो मैंने ज़रूर कर देनी।